जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के लिए आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ये पूरा पेपर ज़रूर देखिएगा। फुल डिस्क्रिप्शन है इसमें, विथ आपके एक आंसर के सहित पूरे क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व किए गए हैं। इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आपका जो समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और विकल्पों के आधार पर चयन कीजिए, इनका चयन करना है। तो यहाँ पे है, उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात हैं। तो जो उपन्यास के जो विख्यात हैं, वो प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं, वो है प्रेमचंद जी को माना जाता है ना। तो यहाँ पे जो देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। और यह नाम इनको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनका नाम उपन्यास सम्राट के नाम से संबोधित किया था, इनका नाम। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं, श्री राम के बाल रूप का वर्णन मतलब ने किया। तो इनके जो श्री राम जी के बाल रूप का वर्णन है, वह तुलसीदास जी ने किया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को भागों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य के जो है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकार मतलब आभूषण होते हैं और ये सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसलिए ये क्या है, अलंकार। यहाँ पे आंसर क्या होगा, अलंकार। शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन साहित्य में की आराधना की गई है। जो भक्ति काल में है, ईश्वर की आराधना की गई है। और भक्तिकालीन कवि हैं, चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास हों, और आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कबीर जी हैं, ये सभी कौन हैं, भक्तिकालीन कवि हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे उलाहना कविता में रमलू भगत प्रतीक हैं। तो जो रमलू भगत हैं, जो वह किसके प्रतीक हैं उलाहना में, निम्न वर्ग के क्या हैं, प्रतीक हैं उलाहना में। नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर रखा गया है। तो भारतेंदु जो युग है, वो हरिश्चंद्र जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, इनका पूरा नाम भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट है इसका, अथ काटना कुत्ते का भैया जी को रचना के तत्व की प्रधानता है। तो इसमें कौन से तत्व की प्रधानता है, हास्य और व्यंग्य की तत्व की प्रधानता है। नेक्स्ट देखिए, कविता में प्रत्ययांत का अर्थ होता है प्रत्यय के अंत में होने वाला। इसका क्या आंसर है, प्रत्यय के अंत में होने वाला, मतलब प्रत्यांत मतलब प्रत्यय के अंत में होने वाला। नेक्स्ट है इसका, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु, है ना। इसको क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान कीजिए, सही जोड़ी का मिलान करना है यहाँ पे हमें। तो धर्म की झांकी, तो ये धर्म की झांकी क्या है, एक आत्मकथा है। धर्म की झांकी आत्मकथा है। विवेकानंद, इनका संबंध किससे है, शिक्षा से, है ना। इनका संबंध शिक्षा से। गिरि प्रत्यय, तो गिरि प्रत्यय है, प्रत्यय माने जो पीछे लगाए जाते हैं शब्द, है ना। जैसे पन, तो बालपन, लड़कपन, है ना, बचपन, है ना। तो इस तरीके से जो पीछे लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहे जाते हैं। और उपसर्ग लगाए जाते हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। इबादत मतलब होता है पूजा करना। उपमा एक अलंकार है। तो ये आप लोगों की सही जोड़ी बन चुकी है। नेक्स्ट देखिए, एक शब्द में या एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर दीजिए। महादेवी वर्मा का संस्मरण किसके जीवन से संबंधित है। तो महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है वह है राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे क्या है, राजेंद्र प्रसाद, इनके राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने उलाहना कविता में किसे उलाहना दिया है। तो इन्होंने उच्च वर्ग को,
इसका आंसर क्या है? उच्च वर्ग को क्या दिया है? उलाहना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, मिठाई वाला बच्चों के लिए क्या लाता था? तो मिठाई वाला भाई है तो क्या लाएगा? मिठाई ही लाएगा वो तो, है ना। तो मिठाई लाता था बच्चों के लिए। बिहारी ने अपनी रचना किस छंद में की है? बिहारी ने अपनी रचना किस छंद में की है? तो बिहारी जो है उन्होंने दोहे में कही है ना, दोहे में कही है। और इनका जो छंद की जो रचना है वो है बिहारी सत्संग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, तुलसीदास के आराध्य कौन से देवता थे? तो तुलसीदास जी के आराध्य हैं वह श्री राम हैं। तुलसीदास चंदन के से तिलक करें रघुवीर, तो जो रघुवीर हैं वो श्री राम जी हैं, बस इन्हीं के नाम पे मतलब तुलसीदास जी के कौन हैं? आराध्य हैं। नेक्स्ट है, वे शब्द जो शब्दांश के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ये सही है, क्योंकि अभी बताया गया था कि जो शब्द के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय होते हैं और जो शब्द के पहले लगते हैं वह उपसर्ग होते हैं। सूरदास ने, नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास ने राम की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने राम की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पे यह सत्य है। राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अविस्मरणीय संस्मरण है? तो ये बिल्कुल सत्य है, राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। एकांकी का सामान्य अर्थ एक अंक वाला होता है? तो ये बिल्कुल सत्य है, एकांकी मतलब एक अंक वाला होता है। नेक्स्ट है, ऐसे शब्द जो परस्पर समान अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं? तो ये असत्य है, ये कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, राजेंद्र तथा विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो राजधन इंद्र, तो राजेंद्र में है राजधन इंद्र बराबर राजेंद्र, है ना। तो जो राजेंद्र हैं ये कौन सी है? गुण संधि के अंतर्गत आते हैं, है ना। गुण संधि बनती है इनसे, है ना, गुण संधि बनती है राजेंद्र में। नेक्स्ट यहाँ पे विद्यालय, विद्या धन आलय, तो ये विद्यालय जो कि है ये है इनकी है दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है ना, दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है ये विद्यालय, दीर्घ संधि, और राजेंद्र गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं समास, विग्रह कीजिए। कमल मुख, कमल जैसा मुख यानी कर्मधाराय, विग्रह करना है। कमल जैसा मुख मतलब कर्मधाराय, कर्मधाराय समास आ जाएगा इसमें। और माता पिता में माता और पिता मतलब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं। वहाँ पे कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ता तथा पन प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द बनाइए, है ना। तो जो ता और इसमें जो एक एक शब्द बनाना है, तो यहाँ पे जो ता वाला शब्द बनेगा तो जैसे कि सफलता, है ना, आधुनिकता, आधुनिकता, तो यहाँ पे जो ता लग रहा है ये प्रत्यय लग के पन, लड़कपन, है ना, बचपन, बालपन आदि, तो ये पन लग गया है और यहाँ पे ता लग गया है। नेक्स्ट देखते हैं संपन्न एवं नीति शब्द का विलोम। तो संपन्न का आ जाएगा क्या? तो जो संपन्न है संपन्न का आ जाएगा विपन्न। संपन्न जो धन संपत्ति और हर चीज़ से क्या होता है? संपन्न होता है। और यहाँ विपन्न मतलब जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, विपन्न। नीति का अनीति हो जाएगा, है ना, नीति का अनीति हो जाएगा, आ लग जाएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आनंद एवं ईश्वर शब्द के पर्यायवाची। तो जो आनंद है ना, आनंद का है प्रसन्न, है ना, आनंद का है प्रसन्न, हर्ष उल्लास, है ना, हर्ष उल्लास प्रमोद आनंद, तो ये लिखा ही है, तो ये इसके हो गए पर्यायवाची। ईश्वर, ईश्वर के तो बहुत सारे हैं, भगवान हैं, ईश है, परमेश्वर है, देवता है, मतलब ईश्वर भगवान ये सब इनके जो हैं पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रति एवं परा उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। तो प्रति से प्रतिकार आ जाएगा, प्रतिनिधि आ जाएगा, है ना, प्रति से प्रतिकार,
है ना, प्रतिनिधि, है ना, प्रतिनिधि। अब परा से पराजय, है ना, पराकाष्ठा, है ना, और पराक्रम, है ना। तो ये कई शब्द ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से भाव पल्लवन कीजिए। रुपया तुमने नहीं खाया, रुपया तुम्हें खा गया। तो अब इसका क्या करना है, भाव पल्लवन करना है। तो भाव पल्लवन का क्या होता है, कहावत में ये भाव मतलब इसका भाव में मतलब इसको बताना है ना। तो इसका जो सबसे जो एक भाव पल्लवन में इस तरीके से कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है उस वह जीवन में, मनुष्य के जीवन में रुपया कमाना या इसका एक केंद्र बिंदु हो गया है ना। रुपये केंद्र बिंदु रख दिया है, या इन्होंने अपने लक्ष्य का केवल क्या बनाया है, धन कमाना, केवल पैसा कमाना ही इनका एक लक्ष्य हो गया है। मनुष्य धन कमाने की मशीन जैसा हो गया है, अपने आप को वैसा ढाल लिया है इन्होंने। जबकि जीवन का सुख क्या है, जीवन का सुख है परोपकार करना, सुख दुख में किसी का साथ देना, नीति न्याय पर चलना, किसी से प्रेम करना। ये सब क्या है, ये इनके जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। जबकि ये सब व्यक्ति इनसे क्या होता है, दूर होता जा रहा है। इस तरीके से आप इसका भाव में पल्लवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आकाश के तारे तोड़ना, है ना। आकाश के तारे तोड़ना का मतलब होता है कि ऐसा कार्य करना, असंभव कार्य कर देना, है ना, कि जो व्यक्ति सोच ना रहा हो और उसने वो काम कर दिया हो, है ना। आकाश तो इसका जो होगा मुहावरा, तो इसका होगा क्या, असंभव कार्य करना, इसका आकाश तोड़ने का। कमर कसना, कमर कसना का मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय करना, मतलब आपने निश्चय कर लिया कि हम 12वीं की परीक्षा में टॉप करके आएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, कमर कसने का दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट यहाँ पे कहानी की परिभाषा लिखते हुए प्रमुख तत्वों का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रमुख जो कहानीकार हैं, है ना, तो एक तो प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं कहानीकार में, है ना, इनका नाम बहुत है फेमस है। और जयशंकर प्रसाद हैं, इनका भी नाम बहुत फेमस है, तो ये कहानीकार हो गए, है ना। और जो कहानी की परिभाषा, तो कहानी क्या कहते हैं, जो हमने कहा है, जो हमारे मुख से निकल गया है और जिसका वास्तविक जीवन में इससे कोई संबंध नहीं होता है, यह सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित होती हैं, तो वह कहानी कही जाती हैं, है ना। लेकिन यह छोटी होती हैं और यह पूर्ण रूप से सुसंगत होती हैं, है ना, सुसंगत होती हैं, सुसंगठित होती हैं, है ना। तो इसके जो कहानी के हैं 6 तत्व होते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं। एक तो कथानक होता है ना, कथानक होता है। इसके बाद होता है जो चरित्र चित्रण होता है, चरित्र चित्रण होता है 2। इसके बाद कथोपकथन, इसी को बोलते हैं संवाद, संवाद होता है ना। इसका देश काल होता है, किस देश काल यानी किस समय की बात होती है ना। इसकी भाषा शैली, इसकी शैली यानी शैली भाषा, भाषा शैली होती है इसकी। और एक इसका उद्देश्य होता है, यह किस उद्देश्य से कही गई होती है। तो ये 6 प्रमुख रूप से इसके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है ना। हिंदी काल को 4 भागों में बांटा गया है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल ना। इस तरीके से इसको 4 भागों में बांटा गया है। बिहारी तुलसीदास ने अपने, तुलसीदास यहाँ पे देखते हैं, तुलसीदास के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल क्या है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल है वो राम के बालपन रूप में, जो उनका जो उन्होंने जो चरित्र चित्रण किया है वह श्री राम जी के, है ना, उन्होंने राम के जीवन का वर्णन किया है, उन्होंने बालपन का वर्णन किया है, बालपन का वर्णन किया है। और उसी को ही है अनुराग, मतलब कैसे खेलते थे, कैसे चलते थे, तो उन्हीं का उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है, और उसी को क्या बोलते हैं, वह सर्वोत्तम फल मानते हैं अपने आप में। नेक्स्ट है यहाँ पे अपने देश संवारे कविता में कर्म को कवि ने किन रूपों में व्यक्त किया है। तो यहाँ पे कवि ने अपनी जो अपना देश संवारी कविता में कवि ने नवयुवकों को कर्म के पथ पर सतत चलने का मतलब चुनौतियों से सामना करने के लिए मतलब उन्होंने बल दिया है, यानी कि वो कैसे बने, अपने कर्म के पथ पर चलें। और कवि ने अपने इस माध्यम से मानवता और समता और व्यक्तित्व को क्या करें, निखारें और इसे प्रशस्त करें और देश की उन्नति में क्या करें,
देश की उन्नति में योगदान दें, ये उन्होंने कहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है, बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से सज्जन के प्रेम की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो बिहारी ने अपने सज्जन के प्रेम की, जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका जो प्रेम होता है वो चमकदार होता है, इस तरीके से बताया उन्होंने, चमकदार बताया है ना, कि उनका जो होता है जो प्रेम होता है वह चमकदार होता है, स्थायी स्वभाव वाला होता है ना, उनका जो प्रभाव होता है वह स्थायी होता है। और उन्होंने रंगीन कपड़ों के समान बताया है कि जो जैसे रंगीन कपड़े जो अपना रंग नहीं छोड़ते हैं, उसी तरीके से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं तो उनका जो चरित्र होता है या जो उनका प्रेम होता है वह उनके चले जाने के बाद भी बना रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी उलाहना कविता के माध्यम से अमीरों से उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन की आशंका करते हैं। तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने दुख दर्द अनुभव, उन्होंने अपने दुख दर्द का अनुभव करें, उन्होंने उलाहना दिया है, उच्च वर्ग को उलाहना दिया है और उन्होंने कहा है कि अपने दुख दर्द का अनुभव करें और छोटे व्यक्तियों का, मतलब जो अपन से जो जाति में छोटे हैं या मतलब जिनके पास संपत्ति नहीं है, संपत्तिहीन व्यक्ति हैं, उनसे क्या करें, मतलब उनके दुख दर्द को बांटें, छोटे व्यक्तियों के साथ घुल मिल कर रहें और अपनी शक्ति का उपयोग, है ना, किसी व्यक्ति के ऊपर दुरुपयोग ना करें उसका, इस तरीके से उन्होंने कुछ बताया है। नेक्स्ट है, आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय है। आग में पड़ी धरती का तात्पर्य है शासक अभिचारी और विलासी हो गए हैं, मतलब जो शासक है कि मतलब एक होता है शासक वर्ग और एक होता है शासित वर्ग, शासक है ना, शासक वर्ग। तो जो शासक वर्ग है, जहाँ पे जैसे अभी जो नेता है, मंत्री वगैरह होते हैं, तो वो शासक के अंतर्गत आते हैं और वो कैसे हो गए हैं, अब वो विलासी हो गए हैं, अभिचारी हो गए हैं। वह अपना जो प्रजाहित में कार्य न करके केवल तलवार की ताकत का अंतिम सत्ता को सुरक्षित करना चाहते हैं, मतलब वो अपनी सत्ता को सुरक्षित करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, है ना। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे निरंकुश शासक का प्रतिकार कवि, कलाकार एवं उज्ज्वल चरित्र के धनी और ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकते हैं। और इनका जो प्रतिकार है, इनका जो प्रतिकार कौन कर सकता है, एक चरित्र धनी व्यक्ति और जो ज्ञान से संपन्न होता है वो व्यक्ति, वही कर सकता है। जब तक चरित्रवान कलाकार, बुद्धिमान का समाजों में सम्मान नहीं होगा, तब तक आग में पड़ी धरती कराहती रहेगी और उसका भार कम नहीं होगा। इस कहानी से ये तात्पर्य। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक इसमें 13 में, सिद्ध कीजिए कि दो बैलों की कथा अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल कहानी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें हीरा और मोती दो बैल होते हैं, है ना। तो वह दो बैल होते हैं, उन्होंने और बड़ा ही मार्मिक उसका मतलब कहानी के माध्यम से चरित्र चित्रण किया है। इन्होंने कहा है कि जैसे मनुष्य होते हैं, जैसे मानवीय आचरण और मनुष्य की अनुभूति जैसे होती है, वैसे ही पशुओं को भी अपनी समान उनकी अनुभूति होती है ना। मनुष्य की तरह ही पशु हर्ष, विषाद, सुख, दुख और अपने व पराये की अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार से जो हीरा और मोती नामक दो बैल के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मनुष्य और पशु के बीच में संवेदना स्थापित की है तथा जीवन मूल्यों के विस्तार को बताया है और उनके एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे शक्ति सिंह के स्वभाव में परिवर्तन क्यों आया। तो यहाँ पे देखते हैं, शक्ति सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने देश के प्रति निष्ठा नहीं रखते थे, है ना, किंतु उन्होंने महाराणा प्रताप के अनुभव और संघर्ष और देशभक्ति की जो उत्कृष्ट भाव को देखा, उनके पराक्रम को देखा, तो उन्होंने अपनी शक्ति सिंह ने अपनी कायरता एवं गद्दारी की ग्लानि हुई, उन्हें कायरता और ग्लानि हुई और उन्होंने अपने स्वभाव को उसके विपरीत क्या किया, उन्होंने अपने स्वभाव को बदल लिया। महाराणा प्रताप के जीवन की इसकी रक्षा करने के लिए फिर उन्होंने संकल्प किया और उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम इनकी जीवन भर क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे है, गांधी जी की दृष्टि में सर्वधर्म समभाव का उदय किन प्रसंगों की प्रेरणा से हुआ था।
तो यहाँ पे जो उनके परिवार में, क्योंकि उनका जो परिवार का जो वातावरण था, उन्हीं के वातावरण का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। क्या है, उनके घर में रामायण जो है उनका डेली क्या होता था, रामायण पढ़ी जाती थी, उनके माताजी के द्वारा पढ़ी जाती थी। और उनके एकादशी का व्रत, जब वो एकादशी का दिन आता था तो उस दिन उनके यहाँ क्या होता था, व्रत रखा जाता था। राजकोट में संप्रदायों के प्रति समभाव यानी समान भाव रखने की प्रेरणा मिलती थी उन्हें। तो एक ऐसा माहौल था वहाँ राजकोट में, है ना। और उनके जो पिता जी के जो मित्र थे वो कोई मुस्लिम थे तो कोई पारसी थे, तो उनको धार्मिक लोगों में उनको विभेद करने की भी कोई इस तरीके से विभेद करने की भी कोई ऐसी नहीं मिली है उनको लीड। तो वो सही धर्मों का क्या करते थे, सम्मान करते थे। और वह वैष्णो मंदिर, शिवालय, श्री राम मंदिर में वो जाया करते थे। इसी कारण से उनको सर्वधर्म समभाव के उनके मन में या उत्पत्ति हुई, उनको प्रेरणा भी मिली उससे। नेक्स्ट है यहाँ पे पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नम आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्नग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो यहाँ पे ये जो है ये पंक्तियाँ श्री जो है सुमित्रा नंदन पंत, है ना, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है और ये ग्रामश्री पाठ से ली गई हैं। ग्रामश्री पाठ से ये रचनाएं ली गई हैं और इसमें इन्होंने ग्राम के सौंदर्य का सजीवन वर्णन किया है। और इस पंक्ति में इन्होंने गांव के जीवन का सौंदर्य का वर्णन किया है, सजीव वर्णन किया है। और इन्होंने कहा है कि नीलमणि के डब्बे के समान खुला एक सुंदर सा ग्राम है जो नीले आसमान से क्या है, आच्छादित है, जो गांव का सुंदर बर्फ के समान कोमल, शांत और अपने स्वयं की सुंदरता को समेटे हुए एक ग्राम जन को लुभाने वाला सा प्रतीत होता है ना। निरुपम हिमांत स्निग्ध शांत, मतलब कि एक बर्फ के समान ये कैसा है, एकदम शांत है, और ऊपर कैसा है, नीला आसमान है जो बहुत ही शोभायमान हो रहा है ना। तो उन्होंने इस तरीके से उसका वर्णन किया है और यह गांव के जन यानी लोगों को लुभाने वाला सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है ये आपका 17वां पे शिक्षा पाठ के आधार पर शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के स्वरूप और उसके उद्देश्य को मौलिक रूप से व्यक्त किया है। उनका मानना है कि जो विश्व का असीम ज्ञान मनुष्य के मन में समाहित है, कि कहीं नहीं मिलता है, मनुष्य के मन में ही होता है। जो असीम ज्ञान होता है मनुष्य के मन में ही, है ना, होता है और ये समाहित होता है। और शिक्षा इसी ज्ञान का अनावरण करती है। शिक्षा सकारात्मक सोच को जगाती है। जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा क्या होती है, सकारात्मक जो ज्ञान है उसका सकारात्मक ज्ञान को या सोच को जगाती है और यह सोच मनुष्य की प्रतिष्ठा का आधार बनती है। मनुष्य के जीवन के निर्माण और चरित्र निर्माण में विशेष सहायक होती है। और शिक्षा ही क्या होती है, व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण को बनाने में या उसका निर्माण करने में सहायक होती है। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से शिक्षा मानसिक बल बढ़ाकर बुद्धि का विकास भी करती है। यह बुद्धि का विकास करती है, सकारात्मक ज्ञान को बढ़ाती है। इस तरीके से इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के प्रति अपने जो है विचार प्रकट किए हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित पाठ में पढ़कर, मतलब ये आपको यहाँ से ये पढ़ना है, इसका भाव मतलब ये आपको इसमें इसके आंसर बताने हैं। और जो ये वाला है जो आपका जो ये गद्यांश है, आपको इसको पढ़कर और इसके जो जितने भी आंसर हैं इसको यहाँ पे आपको लगाना है, टिक करना है। और आपको कोई पत्र वगैरह है और एक है जो आपका निबंध है वो आपको 250 शब्दों में लिखना है। ये दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।